हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों के बीच में आज आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ कंडेंसर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंडेंसर होता क्या चीज है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः हम रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज कंडेंसर। ओके, तो टॉपिक का नाम दें कंडेंसर, संधारित्र। हिंदी में इसका नाम होता है संधारित्र, संधारित्र, और इंग्लिश में नाम होता है इसका कंडेंसर। कंडेंसर का दूसरा नाम होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर। तो आप इसको ध्यान से देखें और इसको नोट करें। वैसा यंत्र जो चालक की धारिता, जो चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता हो, उपयोगी होता है, उसे संधारित्र कहा जाता है, उसे संधारित्र कहा जाता है। तो ध्यान दें इस डेफिनेशन को। वैसा यंत्र जो चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है, उसे संधारित्र कहा जाता है। इन इंग्लिश, द डिवाइस which is useful to increase the capacity of condenser, then it is called कंडेंसर और कैपेसिटर। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संधारित्र होता क्या चीज है। तो संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसा यंत्र जिससे चालक की धारिता बढ़ जाती है, उसे हम संधारित्र कहते हैं। ऐसे हम इसका डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आप लोगों को कि कंडेंसर क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझें कि आखिरकार जैसे पंखा, एग्जाम्पल में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख दो, एग्जाम्पल में आपका फैन हो गया, फोटो कैमरा हो गया, फोटो कैमरा एक्सेट्रा। तो ये सब में हमारा कंडेंसर का यूज होता है। लेकिन ये कंडेंसर करता क्या है, इस बात को हम लोग को जानना बहुत आवश्यक है। तभी तो पढ़ने में मजा आएगा कि आखिरकार हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे आखिरकार होता क्या चीज है। तो यहाँ पर इस बात को जाने कि पंखे में हम कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं, फोटो कैमरा में हम लोग कंडेंसर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तो आप इस बात को जान लें। जब हम पंखे को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के क्रम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। पंखे को जब स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट करने के क्रम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इतने सारे एनर्जी की आवश्यकता होती है कि घर के सारे अदर जो भी है, चाहे बल्ब हो, टीवी हो, स्टेबलाइजर हो, फ्रिज हो, कूलर है, ये जितने सारे डिवाइस है, जितना सारा एनर्जी वह लेता है, उसी के एवज में ये एक पंखा स्टार्ट करने के क्रम में उतना ही सारा एनर्जी भी लेता है।
तो अब आप ये सोचेंगे कि एक पंखे को स्टार्ट जब करें तो क्या हम घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ऑफ तो नहीं कर सकते? तो फिर इसको इतनी सारी एनर्जी कौन देगा? तो इतने सारे एनर्जी को देने का काम हमारा कंडेंसर करता है। कंडेंसर इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने पास में एब्जॉर्ब करके रखता है और जैसे ही हम पंखे को ऑन करते हैं वह सारा एनर्जी वह एक बार में उसको पंखे को दे देता है, जिससे हमारे घर में लगे हुए जितने भी सारे उपकरण हैं उसको किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ने देता है। ये महत्वपूर्ण कार्य करता है हमारा कंडेंसर। समझ गए बात को? अगर दिक्कत हो तो पुनः एक बार वीडियो को एक बार रिवाइज करके सुन ले कि हमने क्या बताया कि घर के सारे जितने भी सारे डिवाइस है, एक पंखा सभी का इलेक्ट्रिक एनर्जी को वह अकेले एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो उसको नुकसान नहीं पहुंचे, इसीलिए हम क्या करते हैं, पंखे में कंडेंसर लगाते हैं। उसी तरह से हमारा फोटो कैमरा जब फोटो खींचते हैं तो देखिए कि छोटा छोटा पेंसिल बैटरी हम लगाते हैं कैमरे में, लेकिन आप इस बात को देखिए कि जब हम उसका फ्लैश लाइट को जलाते हैं, फ्लैश लाइट को जब जलता है, जब फोटो जब खिंचाता है तो देखोगे कि फ्लैश लाइट सामने में कितना तेज रोशनी निकलता है। आप सोच सकते हैं कि उतना छोटा पेंसिल बैटरी के पास उतना कहां से आएगा एनर्जी, इसलिए वह एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? तो वह एनर्जी हमारा कंडेंसर प्रोवाइड करता है। तो ये था कंडेंसर से रिलेटेड कुछ बातें। आप इस बात को भी समझे कि आखिरकार शुरू में पंखा इतना एनर्जी क्यों लेता है। तो इसका बात हम लोगों को 11th क्लास से के फ्रिक्शन चैप्टर से भी हमको कुछ जानकारी प्राप्त होता है। उसमें हमने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अर्थात स्थिर घर्षण का मान जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है गतिक घर्षण से। इसीलिए जब कोई भारी सामान अगर रखा हुआ है तो उस वक्त जब हम उसे धक्का देते हैं तो उस समय ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब वह चल पड़ता है तो उसके बाद कम एनर्जी लगता है। वही बात हमारा पंखे के साथ भी होता है। तो जिस वक्त हम स्टार्ट करते हैं फैन को तो उस वक्त ज्यादा एनर्जी लेता है। तो ज्यादा एनर्जी कौन देगा? तो ज्यादा एनर्जी हमारा कंडेंसर देता है। तो कंडेंसर की वजह से उसको एनर्जी मिल जाता है, जिससे हमें किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होता है और घर में संचालित सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण कंटिन्यू चलते रहता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। मेरा मुख्य टॉपिक आज का ये है। इन सारी बातों को हम पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था। आज का मेरा मुख्य टॉपिक यहाँ पर यह है कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य टॉपिक पर हम लोग चलते हैं संधारित्र के प्रकार पर। तो आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को नोट करें। टॉपिक का नाम है संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंडेंसर। तो जान लें इस बात को कि संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 types. There are 3 types of condenser. There are 3 types of condenser. संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। पैरेलल प्लेट कंडेंसर, समांतर प्लेट संधारित्र
समांतर प्लेट संधारित्र, नंबर 2 आपका हो गया स्फेरिकल प्लेट कंडेंसर, गोलीय प्लेट संधारित्र, गोलीय प्लेट संधारित्र, और तीसरा हो गया आपका सिलेंड्रिकल प्लेट कंडेंसर, बेलनाकार प्लेट संधारित्र, बेलनाकार प्लेट संधारित्र। इस तरह से यहां पर संधारित्र आपको 3 प्रकार का जानना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कंडेंसर के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे स्फेरिकल प्लेट कंडेंसर के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल प्लेट कंडेंसर के बारे में। सभी पर लॉन्ग क्वेश्चन होगा और सब में हम कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वीवीआई क्वेश्चन है। इसलिए ऐसे सब टॉपिक को एकदम आराम से वीडियो को रोक रोक करके देख करके इसको पढ़ें और हर टॉपिक को अच्छे ढंग से सीखें। और जहां भी दिक्कत होता है आप हमें बेहिचक कॉल कर करके हमें सूचित करें कि सर हमें यहाँ पर इस जगह पर हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, हमें उस चीज को मैं आपके लिए अच्छे ढंग से उसको मैं दोबारा डील कर दूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। पुनः मैं अगर आप कॉल करते हैं तो मैं आपको फोन पर ही मैं आपको उसको समझा दूंगा और मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो अब का मेरा टॉपिक होगा पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो अब इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, और पहले इस टॉपिक को पहले क्लियर करेंगे, फिर सेकंड टॉपिक लेंगे, फिर थर्ड टॉपिक लेंगे। तो पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कंडेंसर समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जानते हैं। तो टॉपिक को नोट कीजिए, समांतर प्लेट। तो इस जगह पर आप देखें समांतर प्लेट संधारित्र, पहला टॉपिक के अनुसार से पहला हो गया संधारित्र के प्रकार में, पहले प्रकार में आता है समांतर प्लेट संधारित्र। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल प्लेट कंडेंसर। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित हो तो इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। इसको नोट कर ले, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित हो तो इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। ओके, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन को नोट करें। When two conducting plates are parallel to each other, then it is called parallel plate condenser। ओके, तो जब दो प्लेटें, जब यहाँ पर देखें कि दो आयताकार प्लेट हम ले लेते हैं और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर है, इसमें क्या होता है, दोनों प्लेट का नामकरण कर देते हैं। पहले प्लेट का नाम x है और दूसरे प्लेट का नाम y है। इसमें दूसरे प्लेट को हम लोग अर्थ करते हैं और पहले प्लेट पर हम चार्ज देते हैं और ये प्लस चार्ज देते हैं, और दूसरा प्लेट जो है प्रेरक की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज उतने ही परिमाण का आ जाता है। जैसे इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा उतने ही परिमाण का, और दोनों प्लेटों के बीच का दूरी जो है ये आपका d है। तो यहाँ ध्यान दें, ये जो संपूर्ण से बना है ये है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या क्या होता है, पहले प्लेट पर आवेश दिया जाता है। एक न्यू बात आप लोगों को इस जगह पे बताना है, बहुत सारे बुक में ऐसा दिया जाता है कि जिस पर आवेश दिया जाता है, ध्यान रखिए इस
बात को, जिस प्लेट पर आवेश दिया जाता है उसको संग्राहक प्लेट के नाम से भी जानते हैं। संग्राहक प्लेट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कलेक्टिंग प्लेट। और जो स्वयं प्रेरित हो जाता है और प्रेरक से जो उस पर चार्ज आता है उसको हम हिंदी में नाम बोलते हैं संघनक प्लेट, और इसको बोलते हैं कंडेंसिंग प्लेट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो एक संग्राहक प्लेट होता है और एक संघनक प्लेट होता है। तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान से आप लोग इसको सीखें। इसके बाद पहले तो आप इसको टोटल को एक एक लाइन कर करके आप यहाँ तक नोट कर लें। इसके बाद हम इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, इसको नोट कर लें। और इसके बाद टॉपिक का नाम होगा समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक। तो टॉपिक का नाम एक बार पुनः सुन ले, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके बाद आप इसको नोट करने के बाद तो टॉपिक का नाम दे दें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कंडक्टर। ये पहला आपका टाइप सी में आ जाता है। पहला हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, इसका पहले हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो टॉपिक हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कंडक्टर। इसको नोट करें। इसके बाद लिखें, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों भिन्न भिन्न प्लेटें X और Y एक दूसरे से d दूरी से अलग है। तो यहां पर इस बात को समझें कि दो प्लेटें हो गई और ये प्लेटें समांतर प्लेट संधारित्र का हो गया X और Y, दोनों प्लेट एक दूसरे से d दूरी से अलग है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A है, अर्थात यहाँ दोनों का एरिया A है। पहले प्लेट पर +Q आवेश दिया जाता है। हमने पहले ही बात किया, जिस पर हम आवेश देते हैं उसका हम नाम बताए कलेक्टिव प्लेट, और जो प्रेरित होता है उसका नाम होता है कंडेंसिंग प्लेट। तो जिस पर चार्ज हम दे रहे हैं, इस पर प्लस चार्ज हम दिए, ये प्लेट हो गया आपका कलेक्टिंग प्लेट। संग्राहक प्लेट इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको अर्ध कर देते हैं और अर्ध को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूधृत करना, अर्ध करना। ऐसा करने से इस पर उतने ही परिमाण का नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो ये दोनों प्लेटें d दूरी से अलग है। पहले प्लेट पर +Q आवेश दिया गया है और दूसरे प्लेट को अर्ध किए हैं, जिससे प्रेरक से आपका दूसरे प्लेट पर उतने ही परिमाण का ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ओके, इंग्लिश में भी इस बात को लिख लें, लेट द पैरेलल प्लेट कंडेंसर has two different plates X and Y. X and Y both are at distance D. दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। Both are at distance D. The area of both plate equal to A. दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वह A है। उसके बाद फर्स्ट प्लेट इज गिवन +Q चार्ज, पहले प्लेट पर +Q चार्ज दिया जाता है, एंड सेकंड प्लेट ऑब्टेन द -Q चार्ज, और दूसरा प्लेट जो है यहाँ पर -Q चार्ज को प्राप्त करता है। तो इन सारी बातों को आप एक बार नोट कर लें फिगर के साथ। और इसमें जो मैं प्रूव करने के लिए जा रहा हूँ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम
प्रूव करेंगे। पहले दोनों प्लेटों के बीच का जो मीडियम है वह मीडियम है हमारा एयर। तो एक बात है कि हम धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो देखें, हम पहले के वीडियो में आपको बतलाए थे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के बारे में, जिसको हम सूचित C से करते हैं। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को हम सूचित C से करते हैं और C के लिए फॉर्मूला होता है Q/V। हम इसका प्रोसेस थोड़ा सा बता देते, ये रफ कार्य है, इसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा, उसके बाद फिर से मैं इसको आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ ये रफ में आप इसे याद रखें। पहले देखिए यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के लिए फॉर्मूला C = Q/V। हमें Q का वैल्यू पता है, हमें Q का वैल्यू पता है। कैसे पता है? क्योंकि हम प्लेट पर +Q चार्ज दे रहे हैं, तो जितना चार्ज दे रहे हैं ये तो हमें पता है। अब पता क्या नहीं है कि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हमें मालूम नहीं है। यही विभवांतर को अगर हम फाइंड कर लें, प्राप्त कर लें इसको, तो हम आसानी से कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर विभव का मान ज्ञात करना, पोटेंशियल का मान ज्ञात करना एकदम सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम विभव का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक बात, दूसरी बात ये, तो आप यहाँ पे पहला बात ये समझ लिए कि हमको विभव निकालना बहुत जरूरी है। अगर मुझे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है तो सबसे पहला काम होगा कि दोनों प्लेटों के बीच का विभव निकाल लें। तो यहाँ पर विभव निकालना मेरा मकसद होगा। अब दूसरा बात कि हम विभव निकालेंगे कैसे? तो विभव निकालने के लिए हमारे पास एक बात को जान लें कि तीव्रता और विभव में एक संबंध होता है, और इसका संबंध होता है तीव्रता बराबर -dV/dr। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते हैं तो माइनस चिन्ह को नहीं लेकर करके हम इसको पॉजिटिव में यूज करते हैं, लेकिन याद रखें ऑब्जेक्टिव के लिए तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है, तीव्रता और विभव के बीच संबंध होता है E = -dV/dr। लेकिन यहाँ पर जो है मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहा हूँ तो E बराबर हो गया dV/dr। तो E के लिए क्या फॉर्मूला? तो यहाँ विभव और dr क्या हो गया? ये डिस्टेंस, तो मेरा डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस d है। तो इस तरह से हमारा E के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V/d। याद रखिए इस बात को, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, E = V/d। और इस तरह से V बराबर निकल जाता है हमारा E × D। तो V बराबर निकल जाएगा हमारा E × D। अब महत्वपूर्ण क्या हो गया? ये तो सेकेंड स्टेप में हमने जाना, लेकिन अब महत्वपूर्ण हो गया हमारा कि E का मान ज्ञात करना, अर्थात तीव्रता का मान ये पहले ज्ञात कर लें। इसके भी तो दोनों प्लेट का हम पहले x और y प्लेट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ज्ञात करना चाहेंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकल जाएगा तो उसको डिस्टेंस से गुना करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से गुना करेंगे तो वह मेरा विभव बन जाएगा, और विभव का वैल्यू जब हम C = Q/V में रखेंगे तो V का वैल्यू जैसे रखेंगे तो हमारा यहाँ पर धारिता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो देख ले यहाँ पर आपको 3 स्टेप का ख्याल रखना है। तो धारिता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले विभव निकालना आवश्यक है। विभव कैसे निकलेगा? जब तक हम विद्युत क्षेत्र नहीं निकालेंगे तब तक हम विभव नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात हो गया कि हमें दोनों प्लेट का सबसे पहले विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करना होगा। इस तरह से सबसे पहला मकसद होगा मेरा x प्लेट का विद्युत क्षेत्र निकालना और y प्लेट का विद्युत क्षेत्र निकालना, फिर दोनों को जोड़ना। जब ये टोटल विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा तो d से गुना करना। जब d से गुना हो जाएगा तो वो मेरा विभव बन जाएगा, और विभव का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जब इतने सारे बात को जब आप समझ गए तो हम अब आगे इसको करके दिखाते हैं कि हम इसे कैसे कैसे प्रूव करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, और इसको मैं मिटा देता हूं, नोट किया हुआ हो गया तो।
तो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। पहले तो हमें निकालना होगा एक्स प्लेट पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट एक्स। एक्स प्लेट पर विद्युत क्षेत्र, यहां से लिखते हैं एक्स प्लेट पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्स प्लेट का विद्युत क्षेत्र भी इसको बोल सकते हैं। एक्स प्लेट का विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्स प्लेट Ex इक्वल टू, देखिए यहां पर भी एक महत्वपूर्ण बात आता है तीव्रता निकालने में, क्योंकि ये आयताकार शीट का काम करता है और आयताकार शीट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह होता है आपका कूलम्ब थ्योरम में हमने आपको बताया था तीव्रता के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका ये फॉर्मूला। लेकिन जब मैं अपर सरफेस की बात करूं तो अपर सरफेस को अगर E1 से सूचित करूं तो E1 के लिए आधा हो जाएगा, जितना टोटल होता है टोटल का आधा हो जाएगा, अर्थात सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये हो गया। अगर लोअर का निकालना रहता तो क्या करते, E2 बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, क्योंकि E1 और E2 आपस में बराबर होता है। ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, अर्थात आप क्लास में भी किए होंगे। तो इसके बारे में हम रेक्टेंगुलर शीट के बारे में जब हम बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इस जगह पर हमने ये बताया था। आपके पास नोट्स अवेलेबल है, नोट्स में भी पीछे के टॉपिक में ये वाला टॉपिक को जरूर देख लें एक बार। तो चले, तो यहाँ पर मैं जब इसके अंदर जब विभव निकालने वाला हूँ तो ये मैं अपर सरफेस, अगर इसका अपर सरफेस हो गया तो फॉर्मूले के अनुसार से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन का मैं यूज करूंगा। अब ये सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा के बारे में पहले से भी आपको बताया है कि सिग्मा कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं सतह आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व। ये हो गया। इसमें आपको इस जगह पर हम तीन चीज के बारे में डिफिनेशन हम पिछले क्लास में बताए थे। उसमें क्या क्या चीज होता है, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लैम्डा से सूचित करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हो गया आपका Q बाय L। उसके बाद होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसके लिए फॉर्मूला हो गया सिग्मा के लिए, इसको सूचित सिग्मा से करते हैं तो सिग्मा बराबर हो गया Q बाय A। उसके बाद होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको ईटा से सूचित करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q बाय V। तो ये भी आप अपने नोट्स में देख लेंगे, इसके बारे में भी उसका भी यहाँ पर मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो ये महत्वपूर्ण चीज था। अब इसके बाद आगे एक्स प्लेट का हम विद्युत क्षेत्र निकाल लिए। अब हम निकालेंगे वाई प्लेट का विद्युत क्षेत्र। तो आगे नोट करें, वाई प्लेट का विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वाई प्लेट। तो वाई प्लेट इसको सूचित हम लोग ई वाई से करेंगे, तो ई वाई बराबर जो हो जाएगा आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इसका भी वैल्यू हो जाएगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, टोटल निकालना है। कुल विद्युत क्षेत्र नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू Ex प्लस Ey। तो Ex का वैल्यू और Ey का वैल्यू को दोनों को ऐड कर देंगे, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन दोनों को ऐड करने के बाद ये हाफ और ये हाफ एलसीएम लेके भी बनाएंगे तो ये इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ये इसको नोट करें। अब देखें कि आपको मैं जितने सारे बात को बता रहा था कि सबसे पहला मुख्य काम है विद्युत क्षेत्र निकालना। जब मेरा विद्युत क्षेत्र निकल जाता है तब हम अब आसानी से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर करके विभव निकाल देंगे। तो समझ रहे हैं बात को कि पहले हमने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन।
अब इसका वैल्यू को हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करने के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब निकालेंगे। विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, विद्युत क्षेत्र गुना दूरी। और विद्युत क्षेत्र जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और डिस्टेंस जो हो गया दोनों प्लेट के बीच का दूरी जो है आपका दिया गया है d, तो यही यहाँ पर d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आगे देखें सिग्मा, जिसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, तो सिग्मा के लिए फॉर्मूला होता है q बाय a। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं q बाय a, तो यहाँ पर हो गया आपका q बाय a, यहाँ सिग्मा के बदले लिख रहे हैं तो qd बाय a इप्सिलॉन हो गया, ये आपका v का वैल्यू हो गया। अब आपको क्या करना है, अब तो मेरा विभव का मान निकल गया, और जब विभव का मान निकल जाता है तो अब हम आसानी से कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर C इक्वल टू फॉर्मूला हो गया Q बाई V, और Q के स्थान पर तो Q रहेगा ही, क्योंकि जितना चार्ज हम देते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब जो हमारा V है तो V का वैल्यू यहाँ रख देंगे QD बाय A इप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखें Q बाय QD तो रहेगा नीचे में, लेकिन A इप्सिलॉन ये आपका ऊपर चला जाएगा, Q कैंसिल हो गया, और आपका A इप्सिलॉन बाय D इसका फॉर्मूला हो गया कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर का। ये फॉर्मूला आपका प्रूव्ड होता है यहाँ पर। और इस जगह पर हम एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान रख लें कि अगर ये दोनों, इसको नोट कर लें, एक एक करके वीडियो को रोक करके देख करके एक एक करके नोट कर लें, और जहां भी समझ में नहीं आए बैक करके पुनः इसको समझने का कोशिश करें। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद धमाकेदार टॉपिक आ जाता है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनता है, इसलिए ऐसे सब टॉपिक को थोड़ा अच्छे ढंग से कवर करें और पढ़ाई करें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात जो है जो आपको बताना था इसको आप देख लें कि अगर मेरा मीडियम अगर एयर होता है, फॉर एयर, ये एयर के लिए हमारा कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर के लिए फॉर्मूला हो गया A इप्सिलॉन बाय D। लेकिन अगर मीडियम की अगर बात करो कि अगर ये टोटल का टोटल अगर एयर के बदले अगर कोई सा मीडियम में से अगर भरा हुआ रहे तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा A इप्सिलॉन बाय D, A इप्सिलॉन बाय D। अर्थात यहाँ जो नोट लगता है इसमें नोट नहीं लगेगा, लेकिन हम इसका भी एक फॉर्मूला जानते हैं कि इप्सिलॉन का फॉर्मूला इप्सिलॉन इनटू इप्सिलॉन r, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया बाय 2। जब इसी से जब हमको एयर में कन्वर्ट करना होगा तो एयर के लिए फॉर एयर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 होता है। जब 1 रख देंगे तो ये फॉर्मूला फिर आपका ज्यों का त्यों एयर वाला बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें रिलेटिव परमिटिविटी दिया जाएगा प्रॉब्लम में तो आप उसका यूज करेंगे तब आपका मीडियम का निकलेगा। तो इसको न्यूमेरिकल बनाने वक्त में आप इसका महत्वपूर्ण इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ऐसा करने के बाद आपका न्यूमेरिकल भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, न्यूमेरिकल को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको देखें, इसके बाद जो है हम आपको बताने वाले हैं ये समांतर प्लेट का 2 टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक में हमने ये सीखा, लेकिन जब हम इसी में जब हम इसके बीच में एक विद्युत रोधी पदार्थ को अगर रख देंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखेंगे, तो फिर हम कैसे निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर जब हम उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख देते हैं। तो इसके बाद आप इस टॉपिक को भी सीखें, ध्यान दें इस चीज को।
तो यहाँ पर अब आप लोगों को एक टॉपिक जो इसका सेकंड पार्ट जो आ गया आपका कि समांतर प्लेट संधारित्र की ही धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, लेकिन इसमें आपका एक मीडियम डाला गया है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके बीच में रहता है और उसका थिकनेस जो है वह T है, उसका थिकनेस आपका T हो जाता है। तो यौगिक प्रावैद्युत माध्यम वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो यहाँ पर ध्यान रखें, यौगिक प्रावैद्युत माध्यम वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करेंगे। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, चलिए इसके व्यंजक को हम लोग प्रूव करने की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या क्या इसमें जरूरत है, तो ध्यान रखें कि समांतर प्लेट संधारित्र जो अभी पिछले टॉपिक में आपको हमने बताया कि हमने लिया था x और y, दो समांतर प्लेट लिया, इस पर हम चार्ज देते हैं +q, जो एक महत्वपूर्ण बात है। चार्ज हम एक पर दिए, दूसरे प्लेट को हम लोग अर्थ भी करते हैं और इस पर आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है और इस पर तो आपका पहले पॉजिटिव चार्ज है ही, लेकिन इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया जिसकी मोटाई T है, इसका थिकनेस जो है ये आपका T मोटाई का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और इस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आपका D है। देखिए डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन हमने आपको पहले बता दिया है, जिसमें आपको कंडक्टर के बारे में हमने बात किया था, उसके बाद एक जो है इंसुलेटर हो जाता था और यहाँ पर जो आपका तीसरा बात जो सिखाए थे हम वो था डाइलेक्ट्रिक। तो इस जगह पर भी आप जान गए हैं, तो इस बात को भी अच्छी तरह से जान लें, इसका डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन भी वहाँ पर देख लें। डाइलेक्ट्रिक के अनुसार से वैसा पदार्थ जिसके अपर सरफेस पर सिर्फ चार्ज होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको पेपर बताए थे, टीका बताए थे, इस पर भी आप गौर कर लें, एक बार उसको भी देख लेंगे और जब आप कंटिन्यू सिलसिलेवार ढंग से जब पढ़ेंगे तो आपको हर बात आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अब मैं इस टॉपिक पर लेके चलता हूँ। माना कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच x y दोनों प्लेट के बीच T मोटाई का प्रावैद्युत माध्यम है। यहाँ पर T मोटाई का एक प्रावैद्युत माध्यम है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, दोनों प्लेट का एरिया भी हमारा A है और इसके बीच की दूरी D है। इंग्लिश में इसको लिखने वाले नोट कर लें, लेट द डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T, ये जो डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं इसका थिकनेस T है, इज प्लेस्ड बिटवीन बोथ प्लेट्स ऑफ कंडेंसर। कहाँ रखा गया है, जो दोनों समांतर प्लेटों के बीच में रखा गया है। द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल आपका A है, बट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट इज D, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। तो इतने बात को आप यहाँ पर देखें, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आपका हो गया D। अब आप जो है इसमें भी प्रूफ करने के लिए काम क्या है, हमको दो धारिता का ही व्यंजक प्राप्त करना है। प्रोसेस आपको पता हो गया कि पहले C के लिए फॉर्मूला Q/V, पहले V निकालना, V कैसे निकालेंगे, तो V के लिए फॉर्मूला E गुना D करना, जब भी निकल जाता है तो यहाँ मान रख देना। फिर पहले तो हमारा महत्वपूर्ण हो गया कि पहले हम ई ज्ञात करेंगे, जो पहले टॉपिक में आपको हमने बताया था, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। और ये वाला जो है उससे ज्यादा पावरफुल है, इसको एग्जाम में बहुत बार इसको पूछ चुका है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत इसको रखते हैं और सेक्टर से जो पढ़ाते हैं केमिस्ट्री उसके अनुसार से ये जो है आपका टावर तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपका हो जाता है। तो इसको जरा गंभीरता से ले, जरा ध्यान से देखें, इसको बहुत बार इसको एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप इसे बेहतर ढंग से सीखें। इसलिए देखें इन बातों को समझने के लिए, इसलिए तो इसके पहले वाला जो टॉपिक जो हम आप लोगों को सिखाया, इन बातों को समझने के लिए, इसका प्रोसेस को समझने के लिए ही आपको वो टॉपिक को पहले समझाया जाता है। आप यही चीज सोचें कि एग्जाम के समय में
सिर्फ अगर टीचर को कह दिया जाता है सर इम्पोर्टेंट सब बता दीजिए, अगर डायरेक्ट इम्पोर्टेंट हम बताने के लिए जाते हैं तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको अगर डायरेक्ट हम बताने लगे तो विद्यार्थी को समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका प्रोसेस समझ में नहीं आता उसको कि पहले क्या याद करें, क्योंकि उसको C = Q/V पता नहीं होता है, जब भी यहाँ पर E निकालने का प्रोसेस पता नहीं होता है तो उसे बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बेहतर ढंग से पढ़ाई करें, जिससे आपको एग्जाम जब नजदीक आ जाए तो उस वक्त आपको परेशानी का सामना करना नहीं पड़े, इसलिए पढ़ाई को आप जो है एकदम जारी रखें। ओके, अब आपको जो हम सिस्टम बताएं उसी सिस्टम से पहले हम हवा वाले भाग का पहले हम विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जा रहे हैं। तो हवा के लिए विद्युत क्षेत्र, तो इसको मैं नोट कर लिए हैं, फिगर बना लिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लें। अगर नहीं नोट कर पाए हो तो वीडियो को पीछे चले जाए, आपको सब चीज लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए अब जो है यहाँ पर जो लिखे हैं हवा के लिए विद्युत क्षेत्र, हवा के लिए विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एयर। अगर मैं हवा की बात करूं, इसको यहाँ पर मैं E1 लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एयर हमारा फॉर्मूले के अनुसार से σ/ε, यहाँ पर हमने ले लिया हवा वाले क्षेत्र के लिए कूलम्ब थ्योरम के आधार पर, कूलम्ब के प्रमेय के अनुसार से मैं यहाँ पे लिख दिया E1 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यानी हवा वाले क्षेत्र के लिए E1 = σ/ε। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्स प्लेन और वाई प्लेन अलग अलग नहीं, टोटल लिख रहे हैं। यहाँ पर वो पहले टॉपिक में अलग अलग लेते थे, जिसके कारण से 2 इप्सिलॉन का यूज होते थे, इसमें टोटल यूज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए अब मैं हवा वाले क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र जब मैं निकाल सकता हूं, तो हवा वाले के लिए जो है, हवा के लिए हम विभव भी निकाल सकते हैं। तो हवा के लिए विभव, पोटेंशियल फॉर एयर। अब बताइए कि पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पर मैं V1 लिखता हूँ, सिंपल फॉर्मूला E1 गुना डिस्टेंस। अब बताइए कि दोनों के बीच की दूरी कितना। अब यहाँ पर जो है, जो मैं हवा वाले माध्यम की बात करता हूँ, तो ये दोनों प्लेटों के बीच में जो हवा कितने क्षेत्र में भरा हुआ है, एयर कितने में। तो आप जान लीजिए कि जितना खाली स्थान है सभी में एयर भरा हुआ है, जितना खाली स्थान है सभी में एयर भरा है। तो भरा कौन सा स्थान है, तो T मोटाई का जो क्षेत्र, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वही सिर्फ भरा हुआ है। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यही सिर्फ भरा हुआ है, इसलिए हवा वाला क्षेत्र कितना हो गया, तो D में आप T को घटा दें। D में अगर T को लेस कर देते हैं तो ये हवा के लिए विभव निकल जाएगा, यानी पहले तो दूरी हो गया हवा के लिए, और E1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका विभव हो जाता है। तो देखिए कितना आसानी से। अब यहाँ पर σ/ε रख देंगे और इधर रख देंगे D - T। तो ये हो गया आपका हवा के लिए। तो हवा के लिए आपका विभव निकल गया इसका। अब ये हवा वाला के लिए निकाल लिए, अब मीडियम वाला के लिए निकालते हैं। तो इसको पहले आप नोट कर ले, इसके बाद जो है आपका चलेगा माध्यम के लिए, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाले हैं उसके लिए, माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र, माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मीडियम। इस बार मीडियम आ गया, और मीडियम में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 E2 कर देते हैं यहाँ पर। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ σ/ε का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीडियम आ गया है, तो मीडियम में हम एप्सिलॉन का यूज करेंगे। तो E2 का वैल्यू ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हम इसका विभव ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरह से मीडियम या हवा के लिए विभव निकाले, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जब E2 निकल गया तो हम इसका भी विभव ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहाँ पर लिखे माध्यम के लिए विभव, माध्यम के लिए विभव, और इसका नाम हो जाएगा आपका अब V2 इक्वल टू E2 गुना, यहाँ E2 तो हो गया, गुना मीडियम का मोटाई कितना, अब मीडियम तो मेरा T मोटाई का है, माध्यम का जो मोटाई है या माध्यम से जो दूरी है वो तो मात्र T है, इसलिए E2 गुना सिर्फ T करेंगे और E2 का मान हो गया आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू T। इस तरह से आपका E2 का मान निकल गया। तो V2 का मान भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देख लें इसमें क्या परिवर्तन आया। तो V1 के मान में सिग्मा बाय एप्सिलॉन D इनटू D माइनस T हुआ और V2 का मान निकला सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू T निकला। अब कुल विभव कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल विभव निकालना है, तो कुल विभव टोटल पोटेंशियल, ये अगर मैं बात कर लूं कुल विभव की, तो दोनों को एक करते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का मान कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू D माइनस T प्लस V2 का मान हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू T। बस इस जगह पर कितना देखें। अब आप आगे बढ़ते हैं। सिग्मा के लिए फॉर्मूला आपको पता है, Q बाय A एप्सिलॉन यूज करेंगे और जो हो गया D माइनस T, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा Q बाय A, यहाँ एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन के बदले में एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन R का भी यूज कर सकते हैं, अब बदल में T हो गया। अब आपका यहाँ पर देखते होंगे कि बहुत सारा चीज कॉमन में आने वाला चीज है, तो जितने भी सारे कॉमन में आने वाला चीज है यहीं पर हम कॉमन ले लेते हैं। तो Q बाय A एप्सिलॉन तो कॉमन में आ गया, अंदर में क्या बचा, तो D माइनस T और इधर बच गया प्लस और ये बच गया आपका T और नीचे में बच रहा है आपका एप्सिलॉन R। और आगे बढ़ते हैं, Q बाय A एप्सिलॉन, इस जगह पर मैं चाहता हूँ D तो है लेकिन इसमें से T कॉमन ले लेता हूँ, इसमें भी T है इसमें भी T है, तो यहाँ पहले से माइनस कॉमन ले लिए, इसमें बचा हुआ और ये प्लस का चिन्ह माइनस। देखिए इस जगह पर बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें कि हम कैसे कर रहे हैं, D माइनस T इसका लिख दिए प्लस, ये प्लस है और Q बाय A एप्सिलॉन बाहर निकल ही चुका है, तो T बाय एप्सिलॉन R यहाँ पर बचा है, इसको तो लिख दिए। अब इसका सॉल्यूशन आप देखें, D तो लिख दिए और यहाँ माइनस, ये दोनों से हम T कॉमन ले रहे हैं, अर्थात माइनस T कॉमन हो गया, तो ये T के बदले में 1 लिखा है। जब माइनस बाहर में कॉमन में आ गया है तो ये प्लस का चिन्ह माइनस हो गया और T के बदले यहाँ 1 हो गया, बाई नीचे यहाँ एप्सिलॉन R हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर इस बात को समझ लें, इस जगह पर फोकस कर करके, इस जगह पर ध्यान एकत्रित कर करके इस बात को सीखें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इतना आने के बाद आपका एक स्टेप और हम यहाँ पे लेते हैं D माइनस T। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एप्सिलॉन R माइनस 1 अब बाई नीचे हो गया एप्सिलॉन R। तो इस तरह से हमारा पोटेंशियल का वैल्यू निकल गया और ये टोटल पोटेंशियल, ये दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल मेरा निकल गया। अब जो है हमारा मुख्य काम है कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर जो है उसको हम निकाल लेते हैं विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, इसके बाद लिखें कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड। तो ये डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड डालने के बाद तो C इक्वल टू फॉर्मूला हमारा Q बाई V होगा। तो V यहाँ पर तो जो फॉर्मूला है हम उसका यूज करेंगे नहीं। अब Q का वैल्यू तो Q, अब V का वैल्यू तो अभी हमने लाया Q बाई A एप्सिलॉन इनटू D माइनस T इनटू एप्सिलॉन R माइनस 1 बाई एप्सिलॉन R। अब देखिए Q Q कैंसिल हो गया। अब आपको लग रहा है कि ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और नीचे बच गया D माइनस T इनटू एप्सिलॉन R माइनस 1 बाई एप्सिलॉन R। यहाँ पर
ये ऊपर जाने के बाद ये फ्री हो जाता है, इसके मध्य ब्रैकेट को यहाँ से हम हटा देते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया C के लिए। अब एक निष्कर्ष पर हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं। क्या निष्कर्ष निकला हमारा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा? तो ध्यान दें यहाँ पर कि हमारा जब कोई माध्यम नहीं डाले थे, जब एयर था तो फॉर्मूला आया था C बराबर A इप्सिलॉन बाई B। तो अब बताइए A इप्सिलॉन बाई B इतना आता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला आया D में जब माध्यम डाले हैं, देखिए इसका जो ग्रुपिंग है ये मीडियम का ग्रुपिंग कर दिए। T मीडियम की मोटाई, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की मोटाई, एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये हो गया। तो ये जो एक साथ जो हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन करके जो मैं एकत्रित किया, इसका मेन मकसद यही था कि ये मीडियम डालने के बाद और एयर मीडियम का दोनों का मैं कंपैरिजन करके आपको बता पाऊँ। तो यहाँ पर इस बात को देखें, तो ये आपका हो गया फॉर एयर और ये विद इलेक्ट्रिक कंपाउंड डालने के बाद ये, तो क्या इसके डिस्टेंस में कमी आ रहा है? देख रहे हैं कि इतना से इसकी दूरी घट जाती है। ध्यान रखें, जब माध्यम डालें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालें, तो D में ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। और आप जान लें कि C के लिए जो फार्मूला हो रहा है यहाँ पे A इप्सिलॉन बाई D जो लिख रहे हैं, तो D का बगल में D आ रहा है, नीचे आ रहा है D का वैल्यू अगर घटेगा तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखिए, D के बढ़ने से कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, D के बढ़ने से कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर घटेगा। क्यों? बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल, C इक्वल टू यहाँ पर D जो है नीचे आ गया, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब D का वैल्यू घटेगा तो कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इंक्रीज करेगा। तो याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर आपका इंक्रीज करता है। तो आज आप लोग इतना पढ़े, आपका आज ये लंबा वीडियो हम बना दिए, इसको आप ध्यान से पढ़े। ऐसा आपका जो है 3 वीडियो आपका तैयार होगा, जिससे आप आसानी से 3 या 4 क्लास में इसको कवर कर लें और इसको कंप्लीट रूप से करें। और इसके बाद आपका गोलीय प्लेट संधारित्र का भी 2 टॉपिक इसी तरह से आएगा, उसके बाद बेलनाकार प्लेट संधारित्र आएगा। ये तीनों समाप्त होने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी का कुछ छूटा होगा पीछे का, तो हम उसको कवर करेंगे। पोटेंशियल का 1-2 टॉपिक छूटा हुआ है, हम उसको कवर कर लेंगे। इसके बाद तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एंडिंग लेंगे। तो आज आप इसको इतना को पढ़ करके कंप्लीट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे। बेस्ट ऑफ लक।